काव्य पाठ प्रिय कवि केदार जी की स्मृति को समर्पित। थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा हल्का बस। पहली कविता का शीर्षक है नींद एक मरहम है। जागते दिनों की तमाम साजिशों के बाद नींद एक मरहम है। यह हौले से आकर चुपचाप भरती है आगोश में, माँ सी थपकियां देती है और हम एक मौत ओढ़कर सो जाते हैं। मृत्यु के इन नितांत निजी पलों में कल आने वाला एक और निर्दयी सूरज नहीं डराता है, जो नई साजिशों नई तिरकमों के साथ हमें फिर से एक बार भीड़ के हवाले कर देगा। भीड़ के पास अट्ठास है, भूख है, आस है, हमारे सपने हैं और एक मजबूत ताला है। नींद अक्सर उस ताले को भी चुराकर तोड़ डालती है और हम हमारे सपनों के साथ महफूज सो जाते हैं। नींद में मुस्कुराता यह शिशु ईश्वर है, जो जब चाहे बेसुध सो सकता है। उसे ललचाई आंखों से देखते हैं एक पुरुष और एक स्त्री। नींद उनके लिए एक याचना है। उन्हें अपने दम्भ भरे सिरों का बोझ उतार कर थोड़ी देर सो जाना चाहिए, जिससे जागने पर वे थोड़े धुले निखरे होकर फिर से जी सकने के लिए तैयार हो सकें। नींद किसी चंदन की पट्टी सी हमारे उबलते हुए माथे को सेकती है और मन का सारा ताप हर ले जाती है। नींद है कि एक बेहतरीन कविता। इसे अपने आने के लिए चाहिए एक साफ दिल और थोड़ी सी प्यास। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इन अ पेपर वर्ल्ड, कागज के देश में। कुछ लोगों का कोई देश नहीं होता। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई चार दीवारों वाली छत नहीं होती जिसे वे घर बुला सकें। ऐसा कोई मानचित्र नहीं जिसके किसी कोने पर नीली स्याही लगा वह दिखा सकें अपना राज्य। वे अक्सर जहाजों में डालकर कर दिए जाते हैं समंदर के हवाले। कोई भी नाव उन्हें बीच भंवर में डुबो सकती है। आग की लपटें अक्सर उनके पीछे दूर तक चली आया करती हैं। किसी भी खंजर या चाकू को पसंद आ सकता है उनके रक्त का स्वाद। उनके जन्मते ही किसी एक गोली पर उनका नाम लिखा जाना तय है। उनका खात्मा दरअसल मानवता की भलाई के लिए उठाया गया जरूरी कदम है। उनके अब मासूम नहीं रह गए बच्चे जानते हैं कि अक्सर माँ को कहाँ उठाकर ले जाते हैं, जहां से लौटकर वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। पिछली बार और फिर कई बार उन्होंने भी चुकाया था माँ की अनुपस्थिति का हर्जाना। पिता कभी रोते दिखाई नहीं देते। उनके चेहरे की हर रोज बढ़ती लकीरें दरअसल सूख चुके आंसू हैं। उनके ईश्वर वे हेलीकॉप्टर हैं जो ऊपर से खाने के पैकेट गिरा जाते हैं। कुछ गठरियों में सिमट आए घर को ढोते। वे पार कर सकते हैं कांटों की कोई भी तारें रातों रात। कांटों से तो सिर्फ शरीर छिलता है, मन से रिश्ता रक्त कभी बंद नहीं होता। एक घर, एक परिवार, एक देश, एक पहचान, कागजों से बनी इस दुनिया में जी सकने के लिए उन्हें दरकार है बस एक कागज की। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चंद्रिका स्थान। ये मेरे गांव का एक छोटा सा स्थान था। जो गांव से यहाँ बिलोंग करते हैं शायद वो जानते होंगे कि कैसे एक नींव पोत के बना लेते हैं सिंदूर से। तो वो इसी पे बेस्ड है कविता और उसे देवता बुलाते हैं, वो स्त्री देवता। गांव के सीमांत पर सदियों से खड़ा था एक बूढ़ा बरगद, किसी औघर सा अपनी जटाएं फैलाए। अपने गर्भ में सहेजे था एक देवता स्त्री को। यह रक्षक स्त्री है तो गांव सलामत है, ऐसा कहते कई पीढ़ियां गुजर गईं। उसके खोइछे में हर दिन टांक दिए जाते थे दुखों के अनगिन चांद सितारे, मन्नतों के कई गोटे। वह उन्हें वैसे ही सहेज लेती जैसे सैकड़ों सालों पहले कभी अपनी व्यथा को सहेजा होगा। मेरी दादी और उन जैसी कई औरतें हर पखवाड़े बरगद की गोद में बने उस छोटे से स्थान की अंधेरी दीवारों पर सिंदूर से एक आकृति उकेरती, उसे हल्दी, चंदन और कुमकुम से सजाती और गीत गाती हुई उस पर अपने आंसुओं का अर्घ्य चढ़ा आती। मेरे गांव ने अपनी देवता स्त्री खुद गढ़ी थी। उसे दी थी अपनी पनियाई आंखें, अपने सूखे होंठ और अपना सा ही रूप। बरगद का वो बूढ़ा वृक्ष उनके कथा गीतों को पक्षियों के कानों से सुनता
और उन्हें पंख मिल जाते। वह गांव-गांव उड़ते, हर नम आंख को तसल्ली दे आते। ब्याही हुई बेटी को मिलता अपनी माँ का संदेशा। प्रेमी उन गीतों में खोजते बिछड़ी हुई प्रेयसी की स्मृतियां। कुंवारियों की आशंकाएं उन्हें सुनकर चैन पाती थीं। उन गीतों में उगाती थी पीढ़ियों की व्यथाओं की असंख्य लकीरें, जिन्हें संग साथ गाते बूढ़े बुजुर्ग देवता स्त्री से नई नस्लों की खुशहाली की दुआएं मांगते। चंद्रिका स्थान एक बसेरा था, जहां जिंदगी के धूप में तप रही आत्माएं सुकून पाती थीं। गपोर रिजवान चाचा छांव में बैठ घंटों किस्से कहानियां बांचते। उनकी बकरियां आसपास घूमती नरम घास चढ़ती। खेत में काम कर थकी पड़वा गौरी समीमा वहीं बैठ खाती थी अपनी दोपहर की रोटी और अचरा ओढ़कर लुढ़क भी जाती। वृक्ष एक पिता था, जिसकी फैली हुई मजबूत भुजाओं पर झूला झूलते खिलखिलाते थे बच्चे, और उसकी रूखी सख्त शिराओं में दौड़ पड़ता हरा ताजा खून। अखुआं उठती नई कोपले। गांव का पतझड़ हर साल बहुत जल्दी हार जाता था। देवता स्त्री थी सबकी माँ। वह मुस्कुराती और खेतों का बसंत लौट आता। और फिर एक दिन अचानक एक पगडंडी ने देखा शहर का रास्ता। देवता स्त्री की संगमरमर की चमचमाती मूर्ति आ गई, जिसके होठों पर एक सदाबहार कृत्रिम मुस्कुराहट थी। उस मूर्ति के वैभव को समेटने के लिए छोटी पड़ गई वृक्ष की भुजाएं। अब वहां एक विशाल मंदिर है। वृक्ष अब नहीं रहा, दादी भी नहीं, और उनके समय की कई और स्त्रियां भी। अब वहां पक्षी नहीं आते, न मजदूर औरतें। रिजवान चाचा अपनी झोपड़ी में बैठे खाली निगाहों से मंदिर जाते यंत्रवत भीड़ को देखते हैं। देवता स्त्री अब लोहे के फाटकों और मंत्रों के तीव्र शोर में घिरी अपनी धवल मुस्कान के साथ एक पवित्र ईश्वर में तब्दील हो गई। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्मॉग इन द सिटी। अभी स्मॉग चल रहा था दिल्ली में, तो ये तभी की लिखी गई कविता है। शहर के बुद्ध चौक पर 4 दिशाओं में खड़े हैं 4 बौद्ध भिक्षु, एक साथ एक दूसरे की पीठ से जुड़े हुए, झुके हुए शीश, बंद नेत्र, हाथ क्षमादान की मुद्रा में उठे हुए। उनके चेहरे पर लिखा है घोर विषाद। शायद यह मेरा भ्रम हो या कि कल्पना का अतिरेक, लेकिन शहर पर बीते हर दुख के बाद उनके चेहरे पर खिंच आती हैं पीड़ा की नई लकीरें। शहर के हर नए पाप के बाद उनके चेहरे थोड़े और झुक जाते हैं, और मैं वहां शर्म की गहरी काली छायाएं देखती हूँ। वे उस मूर्तिकार के शुक्रगुजार होंगे शायद, जिन्होंने उनके नेत्र बंद कर दिए और एक अश्लील शहर को देखते रहने के अपराध से बचा लिया। उनके चारों ओर भागती एक बेदम भीड़ अपनी आत्मा में भरती जा रही है एक स्याह धुआं। उसे कहीं पहुंच जाने की जल्दी है, जबकि वास्तव में वह उस एक घेरे में बंधी बस गोल गोल चक्कर काट रही है। भिक्षु इस भीड़ के बहाने उन सभी को माफ कर देना चाहते हैं जो मानवता को प्रतिमाओं में बदल देने की साजिश में उलझे हैं। एक बीमार शहर के चौराहे पे खड़े ये 4 बौद्ध भिक्षु उसकी हर रोज की जा रही आत्महत्या के मूक गवाह हैं। कुछ नहीं कर पाने के दुख और शर्म से गरे वे हर रोज खुद भी थोड़ा थोड़ा मरते जा रहे हैं। शुक्रिया।